अगर हम भारत के संविधान को मतलब एक बहुत ही विशाल और भव्य इमारत मान लेना, तो अक्सर हमारा ध्यान बस उसके शानदार गुंबद पर जाता है। और इस दस्तावेज की शुरुआत में ही ना एक बहुत ही पावरफुल तस्वीर है। मतलब इसमें दिखाया गया है कि दिल्ली के संसद भवन से कुछ ऊर्जा की रेखाएं निकल रही हैं और वो सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर गांव के उसी बरगद के पेड़ तक पहुंच रही हैं। हाँ, और वो तस्वीर सिर्फ कोई आर्ट वर्क नहीं है। वो सत्ता के विकेंद्रीकरण को दर्शाती है। मतलब डिसेंट्रलाइजेशन। ताकत को सिर्फ एक मुट्ठी में कैद रखने के बजाय उसे नीचे आम इंसान तक बहने देने का एक बहुत ही गहरा प्रतीक है वो। लेकिन एक बात बहुत क्लियर हो जाती है कि इस सत्ता को ऐसे नीचे तक बहने देना इतना आसान नहीं था। बिल्कुल नहीं था। बहुत सी चुनौतियां थीं। हाँ, वहां एक तराजू का चित्र बना है और ये कोई आम तराजू नहीं है। ये संविधान सभा के अंदर चली सबसे तीखी और शायद सबसे लंबी वैचारिक बहस का प्रतीक है। आजाद भारत में गांव का भविष्य क्या होगा, इसे लेकर ना दो बिल्कुल अलग विचार आमने सामने थे। सही बात है। और उस तराजू के एक पल्ले पर महात्मा गांधी का विजन रखा था, जिसे दस्तावेज में एक चरखे के विजुअल से दिखाया गया है। गांधी जी का विचार बहुत ही स्पष्ट था, ग्राम स्वराज। मतलब गांव का अपना राज। एग्जैक्टली उनका मानना था कि भारत की असली आत्मा तो गांवों में ही बसती है ना। उनके हिसाब से अगर सारी पावर सिर्फ दिल्ली या राज्यों की राजधानियों में ही रह गई तो वो कोई सच्ची आजादी नहीं होगी। असली लोकतंत्र तो वो है जो गांव की चौपाल से चले। सुनने में तो ये विचार बहुत ही मतलब एकदम आइडियल और खूबसूरत लगता है, लेकिन तराजू के दूसरे पल्ले पर डॉक्टर B.R. अंबेडकर का नजरिया था और ब्लूप्रिंट में इसे टूटती हुई जंजीरों के चित्र से दिखाया गया है। और ये जंजीरें उस वक्त के सामाजिक हालात को दिखाती है ना, क्योंकि 1940 के दशक का भारत तो छुआछूत और जमींदारी प्रथा में बुरी तरह जकड़ा हुआ था। बिल्कुल, और यही अंबेडकर जी का सबसे बड़ा डर था। उन्होंने बहुत ही कड़े शब्दों में चेतावनी दी थी कि हमारे गांव अक्सर सामंतवाद और जातिवाद के गढ़ होते हैं। जहां कुछ दबंग लोगों का कब्जा होता है। हाँ, तो उनका तर्क था कि अगर गांव को अचानक से सारी राजनीतिक और आर्थिक पावर दे दी गई तो वहां जो ताकतवर वर्ग है वो इसका इस्तेमाल दलितों और पिछड़ों का और ज्यादा शोषण करने के लिए करेगा। वो उन टूटती जंजीरों को पंचायती राज के नाम पे फिर से कसने नहीं देना चाहते थे। तो मतलब एक तरफ आजादी का सबसे बड़ा आदर्श था और दूसरी तरफ एक बहुत ही कड़वी जमीनी सच्चाई। दोनों अपनी जगह सही थे। तो फिर संविधान निर्माताओं ने इस तराजू को बैलेंस कैसे किया? उन्होंने एक तरह का बीच का रास्ता निकाला, एक समझौता कह लीजिए इसे। जब संविधान लागू हुआ तो पंचायती राज को पूरे देश के लिए तुरंत और अनिवार्य रूप से लागू नहीं किया गया। अच्छा, तो फिर इसे कहाँ जगह मिली? इसे संविधान के अनुच्छेद 40 में रखा गया, जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है। मतलब सरल भाषा में कहें तो ये सरकार के लिए बस एक सुझाव था, एक मॉरल गाइडलाइन। मतलब कोई जबरदस्ती नहीं थी। नहीं, राज्यों से सिर्फ ये उम्मीद की गई थी कि वो पंचायतें बनाएंगे, लेकिन कोई कानूनी दबाव या टाइम लिमिट नहीं थी। ये तो बहुत दिलचस्प है। लेकिन अगर ये सिर्फ एक सलाह थी, तो फिर दशकों बाद हमें संविधान में संशोधन करके एक पूरी नई व्यवस्था बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि वो जो सेंट्रलाइज सिस्टम था ना, वो काम नहीं कर रहा था। और इसी बात को समझाने की चित्र है एक कीप या फनल का। इसे देखते ही समझ आता है कि पावर को एक जगह रखना कितना अव्यवहारिक है। मतलब खुद सोचिए, अगर किसी गांव में एक हैंडपंप खराब हो गया है या नाली टूट गई है, तो क्या कोई किसान मुख्यमंत्री के पास जाएगा अपनी शिकायत लेकर? बिल्कुल नहीं जाएगा, ये तो नामुमकिन है। और इसी प्रशासनिक खालीपन की वजह से ना विकेंद्रीकरण एक मजबूरी बन गया। इस दस्तावेज में 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का जिक्र है। ये गांवों को सुधारने का पहला बड़ा प्रयोग था जो पूरी तरह से फेल हो गया। वो फेल क्यों हुआ? मतलब क्या कमी रह गई थी उसमें? कमी ये थी कि वो ऊपर से थोपा गया था। अब दिल्ली के एसी कमरों में बैठे अधिकारी नीतियां बना रहे थे और गांव वालों को बता रहे थे कि क्या करना है। इसमें स्थानीय लोगों की कोई भागीदारी ही नहीं थी। एक अधिकारी क्या जानेगा कि किसी दूर के गांव की मिट्टी या पानी की असली दिक्कत क्या है? एकदम सही। इतने बड़े और विविधता वाले देश में आप एक जगह बैठकर हर गांव की नाली की समस्या नहीं सुलझा सकते। तो यहीं से समाधान की खोज शुरू होती है। इसके लिए अलग अलग कमेटियां बनी और दस्तावेज में इन्हें याद रखने की एक बहुत ही कमाल की ट्रिक दी गई है। हाँ, वो ट्रिक बहुत ही मजेदार और साइंटिफिक है। जैसे सबसे पहले 1957 में बलवंत राय मेहता समिति आई। अब दस्तावेज के हिसाब से इनके नाम में 3 शब्द हैं, बलवंत, राय और मेहता।
तो उसका मतलब है कि इन्होंने त्रिस्तरीय यानी 3 टियर व्यवस्था का सुझाव दिया था। बिल्कुल। लेकिन मेरा सवाल यह है कि 3 स्तरों की जरूरत ही क्या थी? मतलब एक गांव का स्तर और एक जिले का स्तर, ये 2 काफी नहीं थे क्या? ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति ने ये समझा कि एक गांव का दायरा बहुत ही छोटा होता है। एक अकेली ग्राम पंचायत के पास इतना पैसा या पावर नहीं होती कि वो कोई बड़ा अस्पताल बना दे या 2 गांवों को जोड़ने वाली सड़क बना सके। फंड्स की कमी होती है। हाँ, और दूसरी तरफ जिला स्तर बहुत बड़ा हो जाता है। एक डीएम के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर गांव की रोजमर्रा की दिक्कतें देखें। तो इन दोनों के बीच एक पुल की जरूरत थी। ओहो, तो यहीं से ब्लॉक या पंचायत समिति का कॉन्सेप्ट आया। एग्जैक्टली। ये ब्लॉक एक तरह के फिल्टर का काम करता है जो कई गांवों की समस्याओं और संसाधनों को एक साथ जोड़कर जिले तक पहुंचाता है। क्या बात है, ये डिजाइन तो बहुत ही सोच समझकर बनाया गया था। और इसी डिजाइन पर चलकर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पहली पंचायत बनी। इसके बाद 1977 में अशोक मेहता समिति आई और उनके नाम में 2 शब्द हैं, तो उन्होंने 2 स्तरों का सुझाव दिया। हाँ, ये ट्रिक तो दिमाग में छप जाती है। लेकिन पीडीएफ जिस समिति को असली गेम चेंजर मानती है वो है 1986 की एलएम सिंघवी समिति। ऐसा क्या अलग किया था इन्होंने? सिंघवी समिति ने सीधे उस मूल समस्या पर वार किया जो अनुच्छेद 40 की वजह से पैदा हुई थी। उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक पंचायतें राज्यों की दया पर निर्भर रहेंगी, वो कभी काम नहीं कर पाएंगी। कोई भी राज्य अपनी पावर बांटना नहीं चाहता। तो उन्होंने क्या सुझाव दिया? उन्होंने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की मांग की। मतलब इसे संविधान का ऐसा पक्का हिस्सा बना दो जिसे राज्य सरकारें इग्नोर कर ही ना सके। और इसी बेबाक मांग का नतीजा था 73वां संविधान संशोधन, जो 1992-93 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में पास हुआ और 24 अप्रैल 1993 को लागू हो गया, जिसे हम आज राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं। इस संशोधन को एक बहुत बड़े ताले के रूप में दिखाया गया है जो ग्रामीण लोकतंत्र के दरवाजे खोल रहा है। और इस ताले के चारों तरफ 4 बड़े स्तंभ बने हैं। मैं चाहता हूं कि हम इन स्तंभों को थोड़ा डिकोड करें। जरूर। पहला स्तंभ तो स्ट्रक्चर का ही है। इस संशोधन ने संविधान में एक नया भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ दी। अब ये कोई सुझाव नहीं था, ये पक्का कानून बन गया था। और दूसरा स्तंभ इसके काम करने के दायरे को बताता है। इसमें 29 अलग-अलग विषयों के छोटे-छोटे आइकॉन बने हैं, जैसे सड़क, पानी, खेती वगैरह। मतलब ये तय हो गया कि इन 29 मामलों पर काम करने का पहला हक पंचायत का होगा। हाँ, लेकिन जो तीसरा स्तंभ है ना, वो भारतीय समाज के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वो था आरक्षण का नियम। अच्छा, महिलाओं और वंचितों के लिए? हाँ, संशोधन ने ये अनिवार्य कर दिया कि सभी पंचायतों में कम से कम 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और SC/ST के लिए गांव में उनकी आबादी के हिसाब से सीटें रिजर्व की गईं। अगर हम इसे अंबेडकर जी के डर से जोड़कर देखें तो ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट था, है ना? बिल्कुल, ताकि गांव की सत्ता पर सिर्फ दबंगों का कब्जा ना रहे। एकदम सही। और चौथा स्तंभ था स्टेबिलिटी या स्थिरता। पहले राज्य सरकारें जब मन करता था पंचायतें भंग कर देती थीं और 10-10 साल तक चुनाव ही नहीं होते थे। 73वें संशोधन ने फिक्स कर दिया कि पंचायत 5 साल चलेगी और अगर भंग हुई तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना ही पड़ेगा। तो ये चारों स्तंभ मिलकर उस 3 टियर इंजन को बनाते हैं, जिसे इस ब्लूप्रिंट में एक पिरामिड के रूप में दिखाया गया है। लेकिन इस पिरामिड में जाने से पहले एक बहुत बेसिक सा कंफ्यूजन दूर करते हैं। हाँ, बताइए। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, इनमें क्या फर्क है? क्या हम कह सकते हैं कि ग्राम सभा हमारी संसद या विधायिका जैसी है और ग्राम पंचायत सरकार या कार्यपालिका की तरह है? ये तुलना एकदम परफेक्ट है। ग्राम सभा कोई चुनी हुई बॉडी नहीं है। गांव का हर वो इंसान जो 18 साल से ऊपर है और वोटर लिस्ट में है, वो अपने आप ग्राम सभा का सदस्य है। यानी पूरा का पूरा गांव ही ग्राम सभा है। बिल्कुल, ये गांव की अपनी संसद है। कोई भी योजना सबसे पहले इसी ग्राम सभा में पास होती है। और दूसरी तरफ है ग्राम पंचायत, जिसमें सरपंच और वार्ड मेंबर होते हैं, जिन्हें उसी ग्राम सभा ने वोट देकर चुना है। तो मतलब ग्राम पंचायत सिर्फ प्लान लागू करने वाली बॉडी है? ठेकेदार तय करना, सड़क बनवाना, ये सब ग्राम पंचायत का काम है? हाँ, और पीडीएफ में एक बहुत अच्छी लाइन है कि ग्राम सभा वो मजबूत नींव है जिस पर ग्राम पंचायत का ढांचा खड़ा है। अगर नींव कमजोर हुई, लोग सवाल नहीं पूछेंगे, तो सरपंच अपनी मनमानी कर सकता है। सही बात है। और वो जो पिरामिड है उसके सबसे ऊपर जिला पंचायत है, जहां जिला अध्यक्ष और एक IAS ऑफिसर यानी CEO बैठते हैं। बीच में ब्लॉक पंचायत होती है,
जहां ब्लॉक प्रमुख और बीडीओ होते हैं। और सबसे नीचे ग्राम पंचायत, जहां सरपंच और पंचायत सचिव या वीडियो साथ मिलकर काम करते हैं। अब आते हैं इस दस्तावेज के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, जिसे द मेमोरी मैनुअल नाम दिया गया है। 73वें संशोधन ने संविधान में आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक जोड़े। ये कानूनी भाषा बहुत बोरिंग हो सकती है, लेकिन इस पीडीएफ ने ना हर इंग्लिश लेटर को एक कहानी और विजुअल से जोड़ दिया है। ये मेरा भी पसंदीदा हिस्सा है। आर्टिकल 243 में तो बस परिभाषा है, लेकिन असली बात शुरू होती है 243A से। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले 243A। यहाँ ए को जोड़ा गया है असेंबली यानी सभा से, और चित्र में लोगों की भीड़ है जो ग्राम सभा को दिखाती है। बिल्कुल। और जब सभा इकट्ठी होती है तो वो कुछ बनाती है। तो 243B में बी का मतलब है बिल्ड करना यानी गठन। राइट। और जब कुछ बनता है तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है। तो 243C से बन गया कंस्ट्रक्शन यानी पंचायतों की संरचना। ये तो हो गया बुनियादी ढांचा। इसके बाद आता है सामाजिक न्याय, जो 243D में है। डी से दलित्स और डिप्राइव्ड। इसमें एक छाते का चित्र है जो SC, ST और महिलाओं के आरक्षण को दिखाता है। ये छाता सुरक्षा का प्रतीक है। बहुत खूब। इसके बाद आता है 243E। ई से ईयर यानी कान, जो सुनने में ईयर यानी साल जैसा लगता है। तो ये पंचायत के 5 साल के कार्यकाल की बात करता है। हाँ, और अगर कोई नियम तोड़ता है तो वो आता है 243F में। F से फेल, जो चुनाव के लायक नहीं, वो फेल हो गया। ये सदस्यों की अयोग्यताओं के बारे में है। इसके बाद है असली पावर। 243G में जी से जीनियस या ग्रेट पावर्स। यहाँ एक बल्ब का विजुअल है जो उन 29 विषयों पर काम करने की शक्तियों को दिखाता है। लेकिन शक्तियां तो मिल गईं, पैसा कहाँ से आएगा? ये समस्या सुलझती है 243H में। H से हाई टैक्स या हाउस टैक्स। ये पंचायतों को टैक्स लगाने की पावर देता है। टैक्स? मतलब गांव में भी पंचायत हाउस टैक्स लगा सकती है? क्या सच में सरपंच अपने पड़ोसियों पर टैक्स लगाते हैं? यही तो विडंबना है। पावर होने के बावजूद वोट बैंक के डर से वो टैक्स नहीं लगाते और राज्य सरकार के फंड पर निर्भर रहते हैं। फिर भी जो पैसा आता है उसका हिसाब 243I में है। आय से इनकम। इसके लिए राज्य वित्त आयोग बनता है। और जहां इनकम है वहां घपले का डर भी है। तो 243J में जे से है जांच। यहाँ मैग्नीफाइंग ग्लास बना है जो खातों के ऑडिट को दर्शाता है। ऑडिट के बाद बारी आती है निष्पक्ष चुनावों की, जो 243K में है। K से किंग्स 11 या कमाल का इलेक्शन यानी राज्य निर्वाचन आयोग। क्या कमाल की ट्रिक्स हैं। फिर 243L में L से लागू होना यानी केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होना, और 243M में M से मना करना, मतलब कुछ जनजातीय क्षेत्रों में पंचायत का लागू न होना। और अंत की तरफ 243N, N से निरंतर, मतलब पुरानी पंचायत व्यवस्था का निरंतर बने रहना। और आखिरी है 243O। O से ऑब्जेक्शन, और चित्र है एक जज के हथौड़े का। मतलब पंचायत चुनावों के मामलों में कोर्ट सीधा ऑब्जेक्शन या दखल नहीं दे सकती। ये मैनुअल वाकई अनुच्छेदों को रटने के बजाय उन्हें कहानी में बदल देता है। बिल्कुल। ए से लेके ओ तक पूरा गांव खड़ा हो गया। लेकिन पीडीएफ का जो आखिरी हिस्सा है, जमीनी हकीकत एक अधूरा प्रयोग, ये थोड़ा सोचने पे मजबूर करता है। इसे अधूरा क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ अंबेडकर जी का डर और हमारी उपलब्धियां आमने सामने आ जाती हैं। देखिए, अगर सफलता की बात करें तो 30 लाख से ज्यादा चुने हुए प्रतिनिधि हैं आज, जिनमें 14 लाख महिलाएं हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। 14 लाख महिलाएं? ये आंकड़ा तो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। लेकिन फिर कमियां कहाँ हैं? सबसे बड़ी कमी है सरपंच पति कल्चर। आरक्षण तो मिल गया, लेकिन कई जगह आज भी असली पावर महिला सरपंच के पति या गांव के दबंगों के पास ही है। महिला सरपंच सिर्फ कागज पर दस्तखत करती है। तो ये सिर्फ कानून से नहीं, समाज के बदलने से ठीक होगा। और फंड्स की दिक्कत? वो दूसरी बड़ी समस्या है। टैक्स ना लगाने की वजह से पंचायतें पूरी तरह ऊपर निर्भर हैं, और इसी वजह से तीसरी दिक्कत आती है अधिकारियों का राज। अच्छा, वो बाबू और अधिकारी जो पिरामिड में थे। हाँ, एक चुने हुए सरपंच को अपने ही गांव की नाली बनवाने के फंड के लिए बीडीओ के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। ये ग्राम स्वराज तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। तो मतलब आज का हमारा पंचायती राज एक चौराहे पर खड़ा है। असली जीत तब होगी जब हम ग्राम सभा को इतनी ताकत दे दें
कि वो सवाल पूछे और सरपंच पति या अधिकारियों को मनमानी ना करने दे। एकदम सही बात है। तो आज की इस चर्चा से बहुत कुछ क्लियर हुआ, लेकिन इसे खत्म करने से पहले ना मेरे दिमाग में एक बहुत ही अलग सा विचार आ रहा है। हाँ, बताइए। देखिए, आज भारत के एकदम दूर दराज के गांव में भी उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठे आदमी के हाथ में एक स्मार्टफोन है, इंटरनेट है। तो क्या ये तकनीक वो हथियार बन सकती है जो अंबेडकर जी के डर को हमेशा के लिए खत्म कर दे? मतलब आप किस तरह के बदलाव की बात कर रहे हैं? बस उठसौटा कि क्या हम भविष्य में एक डिजिटल ग्राम सभा बना सकते हैं?